हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है लोक प्रशासन से संबंधित हमारी जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 6 लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोक प्रशासन से संबंधित चुनिंदा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप उन 5 पार्टों को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां आपको वो वीडियो सीरीज वहां मिल जाएगी। और आप अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है वहां मिल जाएगी। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि नीचे 2 सूचियां दी गई है, सूची 1 जिसमें विचारक है तथा सूची 2 जिसमें कृति यानी बुक है, उसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक है और दूसरी तरफ उनके या सिद्धांत है, उनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। कृति या इनके सिद्धांत दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, मैक्स वेबर, डगलस मैकग्रेगर, इधर इनके सिद्धांत है, इनको आपको सुमेलित करना है और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का 1 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, आप अनुमान लगाए किस प्रकार ये सुमेलित होंगे। यानी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है, मैक्स वेबर का संबंध किससे है, डगलस मैकग्रेगर का संबंध किससे है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग जिन्होंने प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया था, ये आपका 4 से सुमेलित होगा। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग जिन्होंने अभिप्रेरणा का द्विकारक 2 कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये आपका 4 से सुमेलित हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है, अभिप्रेरणा का आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो का है। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। नीड्स ऑफ हायरार्की जो थ्योरी है वो अब्राहम मैस्लो की है, जिन्होंने इनमें सबसे पहली अवस्था इन्होंने बताई है। आवश्यकताओं में पहली जो अवस्था है वो है शारीरिक अवस्था, उसके बाद सुरक्षा की अवस्था। इस प्रकार इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई है। तो 2 आपका 3 से सुमेलित हो जाएगा, बी है जो आपका 3 से सुमेलित हो जाएगा। फिर मैक्स वेबर का संबंध नौकरशाही से है, नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर से संबंधित होगी। और अंतिम हमारा बचा है ऑप्शन डी, डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा का एक्स और वाई सिद्धांत दिया है। डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा का एक्स और वाई सिद्धांत दिया है। एक्स है जो नकारात्मक सिद्धांत का पक्ष लेता है, जबकि वाई है जो सकारात्मक अभिप्रेरणा का पक्षधर है। इस प्रकार ये आपके सुमेलित हो जाएंगे। तो यदि बात करें फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग जिन्होंने प्रेरणा का 2 कारक सिद्धांत दिया है, वो आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है, ए में, केवल ए में। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर हाथी सवार करते हैं, यह कथन किसका है। यानी जिला कलेक्टर महोदय के बारे में यह कथन किस विद्वान ने कहा था कि जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर हाथी सवार करते हैं। यह बात किसने कही है, रैम्स मैकडोनाल्ड, एडी गोरवाला, जॉन मॉन्टेगोमरी, रैम्ज मेयोर।
क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। रैल्फ मैकडोनाल्ड ने कहा है कि जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर हाथी सवार करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। नियोक्ता कर्मचारी संबंध में यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में विठलीवाद का अर्थ है। आपको यहां 4 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। बी सी ए सी डी ए बी ए सी। यानी नियोक्ता कर्मचारी के संबंध में यूनाइटेड किंगडम में विठलवाद का क्या अर्थ है। आपको इनमें से सही कथनों का चयन करना है, फिर आपको नीचे सही कूट का चयन करना है। तो क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। तो आइए सॉल्व करते हैं। यूके में विठलवाद जो नियोक्ता कर्मचारी के संबंध में कर्मचारियों के विचारों और अनुभवों का उपयोग करता है। एक कथन है जो इसके बारे में बिल्कुल सही है कि यह है जो कर्मचारियों के विचारों और अनुभवों का उपयोग करने पर बल देता है। यह बात बिल्कुल सही है। कर्मचारी प्रबंधन में निर्णायक हिस्सेदारी रखते हैं। यह कह रहा है कि कर्मचारी प्रबंधन में निर्णायक हिस्सेदारी रखते हैं। क्या यह बात सही है? लेकिन विठलवाद है जो यूके में इस बात को नकारता है। आपका ऑप्शन बी है जो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि सेवा की शर्तों को संचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है, इस पर बल देता है। बिल्कुल बात सही है। और ऑप्शन डी भी सही है, कार्यालय मशीनरी और संगठन में सुधार पर बल देता है। कार्यालय मशीनरी और संगठन में सुधार पर बल देता है यूके में विठलवाद। नियोक्ता कर्मचारी के संबंध में यूके में विठलवाद है जो कर्मचारियों के विचारों और अनुभवों का उपयोग करता है, सेवा की शर्तों को संचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांतों के निर्धारण पर बल देता है और कार्यालय मशीनरी और संगठन में सुधार पर भी बल देता है। तो ए, सी और डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी है जो आपका राइट हो जाएगा, ए सी डी। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है वो आपको चयन करना है। नीति आयोग एक लाइन अभिकरण है, एक संवैधानिक अभिकरण है, एक स्टाफ अभिकरण है, एक सहायक अभिकरण है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप गैस करिएगा। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी मित्रों। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग के स्थान पर हुई थी और योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब वो सर्वप्रथम चुनाव जीतकर आए लोकसभा में, तब उन्होंने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना का जो उन्होंने सुझाव दिया था पहले, उसको मूर्त रूप दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है योजना आयोग के स्थान पर। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे पहले योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था, उसी प्रकार वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री है जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। यह एक स्टाफ अभिकरण, नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है और यह भारत का सर्वोच्च थिंक टैंक है, थिंक टैंक। और नीति आयोग है जो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यानी नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है जो दो तरफा प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यानी जो नीतियां हैं केंद्र से राज्यों की तरफ और राज्य से केंद्र की तरफ, इनके सुझावों को शामिल करता है और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, इसका एक उपाध्यक्ष होता है और इसका एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इसका एक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किसे दूसरी पीढ़ी का व्यवहारवादी कहा जाता है? यानी दूसरी पीढ़ी का व्यवहारवादी किसको कहा जाता है? नव लोक सेवा सिद्धांत को, नव सार्वजनिक प्रबंधन को, लोक चयन सिद्धांत को, नव लोक प्रशासन को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नव लोक प्रशासन जो एनपीए है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको दूसरी पीढ़ी का व्यवहारवादी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? यानी आपको समवर्ती सूची का इनमें से कौन सा विषय है वो आपको चयन करना है। आर्थिक और सामाजिक योजना, उद्योग, निगम कर और पथकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। आर्थिक और सामाजिकरण योजना है, यह है जो समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। संघ सूची जिसमें वर्तमान में 101 विषय शामिल है, राज्य सूची जिसमें 61 विषय शामिल है और संघ सूची जिसमें वर्तमान में 52 विषय शामिल है। संघ सूची जिस पर कानून है जो केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है, जबकि समवर्ती सूची है इस पर कानून राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों बना सकती है। यदि राज्य सरकार और संघ सरकार के कानूनों में विरोध की स्थिति होती है समवर्ती सूची के किसी विषय पर, तो केंद्र सरकार का जो कानून है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा जो अविशिष्ट विषय है, भारत में जो अविशिष्ट विषय है उन पर कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वो संसद के पास निहित है। इन 3 सूचियों के अलावा जो विषय है उन पर कानून बनाने की शक्ति भी संसद के पास है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से 5 विषयों का स्थानांतरण समवर्ती सूची में कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राज्य सूची में शामिल 5 विषयों का स्थानांतरण है जो समवर्ती सूची में कर दिया गया था। तब इसके कुल विषय 52 हो गए, 52, और राज्य सूची में जो पहले 66 विषय थे वो 61 विषय रह गए थे शेष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल 100 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। लोक नीति का विकास किससे आरंभ होता है? लोक नीति का विकास किससे आरंभ होता है? नीति संबंधी मांगों से, लक्षित समूहों की पहचान से, एजेंडा या कार्यसूची के विनिर्माण से, मुद्दों के विनिर्माण से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुद्दों के विनिर्माण से लोक नीति का विकास है जो आरंभ होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। प्रशासन न्याय की तलवार महान समाज में स्थायी शक्ति की कुंजी है। यानी प्रशासन न्याय की तलवार महान समाज में स्थायी शक्ति की कुंजी है, यह किसने कहा था? प्रशासन न्याय की तलवार है, यह महान समाज में स्थायी शक्ति की कुंजी है, यह बात किसने कही थी?
वालेस बी डॉनम, एडम्स ब्रुक, चार्ल्स ई विरियड, पॉल फ्रिक्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। चार्ल्स ई विरियड ने कहा था प्रशासन ने की एक तलवार है, वह महान समाज में स्थायी शक्ति की एक कुंजी है, एक चाबी है। यह बात चार्ल्स ए विरियड नामक व्यक्ति ने कही है, विद्वान ने कही है। प्रशासन ने की तलवार है बल्कि महान समाज में स्थायी शक्ति की कुंजी है। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन थॉमस कार्लाइल के नेतृत्व संबंधी ग्रेट मैन थ्योरी, महान व्यक्ति का सिद्धांत का आलोचक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो नेतृत्व का सिद्धांत है, थॉमस कार्लाइल के नेतृत्व संबंधी ग्रेट मैन थ्योरी, महान व्यक्ति का जो सिद्धांत है, उसका आलोचक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक एडम्स वुड्स, B.A. गेक्टूनास। क्या होगा 9 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करिएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर है जो थॉमस कार्लाइल के नेतृत्व संबंधी ग्रेट मैन थ्योरी, महान व्यक्ति का जो सिद्धांत है, उसका कट्टर आलोचक है हर्बर्ट स्पेंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है, इनको आपको सुमेलित करना है। विद्वान है क्रिस आर्ग्रिस, फ्रांसिस लिकर्ट, चेस्टर बर्नार्ड, MP फॉलेट, मेरी पार्कर फॉलेट। तो इनकी पुस्तक है, एक तरफ आपको इसे सुमेलित करना है। कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? सही कूट का चयन करें। तो पुस्तक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट किसकी है? तो ऑप्शन एक है जो आपका सी से सुमित होगा, चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी थी, तो सी आपका एक से सुमित होगा। अब क्रिस आर्ग्रिस, क्रिस आर्ग्रिस जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी थी, ये आपका 4 से सुमित होगा। क्रिस आर्ग्रिस ने अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नामक पुस्तक लिखी थी और क्रिस आर्ग्रिस ने पंक सदर्श नामक संगठन का सुझाव दिया, या मैट्रिक जो संगठन की अवधारणा है वो क्रिस आर्ग्रिस ने दी है। मैट्रिक संगठन जो पंक सदर्श संगठन के समान है, उसका विचार क्रिस आर्ग्रिस ने दिया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद फ्रांसिस लिकर्ट है, फ्रांसिस लिकर्ट है जो इनकी पुस्तक है दी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। दी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन भी आपका 3 से सुमिलित होगा। और MP फॉलेट है जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दी न्यू स्टेट। दी न्यू स्टेट MP फॉलेट की पुस्तक है। तो इस प्रकार ए आपका 3 से सुमिलित हो रहा है, ए आपका 4 से सुमिलित हो रहा है और बी आपका 3 से सुमिलित हो रहा है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी में ये बिल्कुल सही है कि ए 4 से, बी 3 से, सी है जो 1 से और डी है जो 2 से सुमिलित हो रहा है। ऑप्शन डी राइट होगा। पीटर ड्रेकर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रबंधन का दूत कहा गया? प्रबंधन का दूत किसे कहा गया है? पीटर ड्रेकर ने किस को प्रबंधन का दूत कहा है? चेस्टर आई बर्नार्ड, फ्रेडरिक टेलर, MP फॉलेट, हेनरी फ्योल। तो 11 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। MP फॉलेट को पीटर ड्रेकर ने प्रबंधन का दूत कहा है। और पीटर ड्रेकर है जो उद्देश्य आधारित प्रबंधन से संबंधित है। उद्देश्य आधारित जो प्रबंधन है उससे संबंधित है पीटर ड्रेकर, जिन्होंने
मेरी पार्कर फुलेट को प्रबंधन का दूत का है। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तृतीय मूनवृक्ष सम्मेलन का परिणाम नहीं है। साथियों, अब तक 3 मूनवृक्ष सम्मेलन हुए हैं, यानी अब तक 3 मूनवृक्ष सम्मेलन हुए हैं। यदि आपको जानकारी हो तो पहला मूनवृक्ष सम्मेलन कब हुआ था? पहला मूनवृक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1968 में, 1968 में पहला हुआ था। उसके बाद दूसरा मूनवृक्ष सम्मेलन है वो हुआ है इसके 20 वर्ष पश्चात 1988 में। और तीसरा जो मूनवृक्ष सम्मेलन है वो आपका आयोजित हुआ है इसके 20 वर्ष पश्चात यानी 2008 में। अब तक 3 मूनवृक्ष सम्मेलन हो चुके हैं, पहला 1968, दूसरा 1988, तीसरा 2008 में, और ये 20 वर्ष की अवधि के बाद आयोजित हुए हैं तीनों ही। तो अब बात आ रही है कि तृतीय मूनवृक्ष सम्मेलन का परिणाम क्या था, और जिनमें शामिल नहीं है वो आपको चयन करना है। क्या इस तृतीय मूनवृक्ष सम्मेलन के परिणाम स्वरूप तुलनात्मक अध्ययनों पर ज्यादा बल दिया गया, कार्य अनुसंधान और क्रमबद्ध रूप से बहुलतावाद पर जोर दिया गया, लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान करने में लोक प्रशासन की केंद्रीयता का महत्व पर बल दिया गया, इसने लोक प्रशासन को एक नई परिभाषा दी? क्या होगा 12 नंबर सवाल का राइट आंसर जो इस सम्मेलन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान करने में लोक प्रशासन की केंद्रीयता या केंद्रीय भूमिका, यह इस सम्मेलन का परिणाम नहीं था। यानी तृतीय जो मूनवृक्ष सम्मेलन हुआ है, ऑप्शन सी है जो इस सम्मेलन का परिणाम नहीं था। बाकी ए बी डी है जो इसके परिणाम थे, ए बी और डी। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से कौन सा आदेश की एकता का गुण नहीं है? जो आदेश की एकता का सिद्धांत है लोक प्रशासन में, उसका गुण नहीं है, वो आपको चयन करना है। त्वरित निर्णय, उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य बेहतर संबंध, कार्य के दोहराव को कम करना, कार्य में लोचशीलता। इनमें से कौन सा विषय है जो आदेश की एकता के सिद्धांत का गुण नहीं माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा आपका। कार्य में लोचशीलता, यह जो आदेश की एकता सिद्धांत का गुण नहीं है। जो आदेश की एकता का सिद्धांत है, आदेश की एकता सिद्धांत, इसके मुख्य प्रवक्ता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इसके मुख्य प्रवक्ता है आदेश की एकता सिद्धांत के, जो कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में आदेश है जो एक ही व्यक्ति से अधीनस्थ को मिलना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि आदेश की एकता का सिद्धांत के तहत वो कहते हैं कि किसी कर्मचारी को ऊपर से जो आदेश मिलता है वो केवल एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए, न कि अलग अलग व्यक्तियों से। यह बात हेनरी फ्योल कहते हैं आदेश की एकता सिद्धांत के तहत। और आदेश की एकता का सिद्धांत है यह संगठन में एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा पर आधारित है। एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा पर आधारित है, यानी एक व्यक्ति को जो आदेश मिलेगा वो केवल स्वामी के द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए, न कि अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से। तो आप कह सकते हैं कि आदेश की एकता का सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित है, जो एक व्यक्ति एक स्थायी एक स्वामी की अवधारणा पर आधारित है। संगठन में एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा पर आधारित है आदेश की एकता का सिद्धांत। अब इसका गुण क्या नहीं है? जब आदेश की एकता का सिद्धांत, जब किसी कर्मचारी को ऊपर से एक ही व्यक्ति से आदेश मिलेगा तब वो क्या करेगा? वह त्वरित निर्णय ले सकेगा, और उसके बाद वह उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों के मध्य बेहतर संबंध होगा। जब कर्मचारियों के मध्य ऊपर एक ही व्यक्ति से आदेश मिलता है तब उनकी क्या है, उनसे पहचान होती है व्यावहारिक रूप से, और उनके मध्य जो संबंध है वो बेहतर होता है। कार्य के दोहराव को कम करना, यदि किसी कर्मचारी को ऊपर अलग अलग कर्मचारियों से आदेश प्राप्त होंगे
यदि कोई कारखाना है या कोई कार्यालय है, उसमें 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यदि उनको आदेश एक व्यक्ति की जगह अलग अलग 10 लोगों से प्राप्त हो, तो क्या वे त्वरित निर्णय ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या उनके मध्य बेहतर संबंध होगा? बिल्कुल नहीं। क्या कार्य के दोहराव को कम करेगी वो? नहीं, क्योंकि जो आदेश अधीनस्थ को एक कर्मचारी ने दिया है, वही आदेश कोई दूसरा कर्मचारी दे देता है, तो कार्य का दोहराव है अधिक बढ़ेगा, न कि कम होगा। तो सी है जो भी इसकी आदेश की एकता सिद्धांत की विशेषता है, जबकि कार्य में लोचशीलता यह इसकी विशेषता नहीं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।